काव्य रचना करना बड़ा कठिन कार्य है। काव्य रचना हेतु काव्य शास्त्रियों ने काव्य हेतु बताए। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। काव्य हेतु काव्य की उत्पत्ति का कारण किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देना काव्य हेतु है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु कारण है। बाबू गुलाब राय ने काव्य हेतु पर विचार करते हुए लिखा है, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती है। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं वे ही कवि हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति साधारण लोगों से भिन्न होती है। इस कारण वे कवि की श्रेणी में आते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर विचार किया गया है और उसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु के रूप में माना गया है। इन प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में प्रतिभा को सबसे प्रमुख काव्य हेतु माना गया है, जिसे काव्यत्व का बीज कहते हैं। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता है। यहाँ जब हम बात करते हैं प्रतिभा की, तो प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु के रूप में विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने स्वीकार किया है। काव्य हेतु के संबंध में विभिन्न काव्य शास्त्रियों के अलग अलग मत है। आचार्य भामा ये मानते हैं कि प्रतिभा ही सबसे प्रमुख काव्य हेतु है। प्रधान काव्य हेतु के रूप में उन्होंने प्रतिभा को स्वीकार किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में ये स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति ही काव्य सृजन कर सकता है। कहने का आशय यह है कि भामा ने प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान दिया। उसके बाद आते हैं दंडी। काव्य हेतु के संबंध में जो विभिन्न काव्य शास्त्रियों के मत है, उनमें दंडी ने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में प्रतिभा, आनंद अभियोग और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता प्रदान की है। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बढ़ा चढ़ा कर के अभ्यास काव्य हेतु होते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा से दंडी का अभिप्राय यह है जन्मजात प्रतिभा जो ईश्वर प्रदत्त होती है और इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता, ये जन्मजात होती है और प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास एवं शास्त्र ज्ञान से हो सकती है। लेकिन यदि प्रतिभा है तो वह व्यक्ति उत्तम कोटि की काव्य रचना का सृजन कर सकता है। नेक्स्ट है वामन। वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा को जन्मजात गुण माना है और उन्होंने ये स्वीकार किया है
कवित्वम बीजम प्रतिभानम, कवितस्य बीजम वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान प्रदान करते हैं। एक अन्य स्थान पर वे काव्य हेतुओं में प्रतिभा को कवित्व का बीज स्वीकार करते हैं, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार से शक्ति के रूप में कवि में विद्यमान होती है। उसके बाद है रुद्रट। रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्रतिभा के उन्होंने दो भेद माने हैं। सहजा प्रतिभा जो जन्मजात पाई जाती है, और उत्पाद्य प्रतिभा जो लोक शास्त्र एवं अभ्यास से आती है। कहने का हास्य यही है कि रुद्रट ने भी प्रतिभा, अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु के रूप में स्वीकारा है। उन्होंने प्रतिभा को दो रूप में स्वीकार करते हुए ये माना है कि सहजा प्रतिभा व्यक्ति में जन्मजात पाई जाती है, और उत्पाद्य प्रतिभा लोक शास्त्र एवं अभ्यास से आती है। कहने का हास्य निरंतर अध्ययन और अभ्यास से उत्पाद्य प्रतिभा आती है, रुद्रट की ये मान्यता है। उसके बाद मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा है, और उन्होंने भी काव्य के तीन हेतु माने हैं। शक्ति, जिसे उन्होंने प्रतिभा माना है, लोक शास्त्र का आवेक्षण तथा अभ्यास। वे एक स्थान पर ये कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूपः, अर्थात काव्य का बीज संस्कार है, जिसके अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है। जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं, उसे ही मम्मट शक्ति के नाम से जानते हैं। उसके बाद है पंडितराज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु माना है, और उन्होंने स्वीकार किया है तस्य स कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। और ये स्वीकार करते हुए जगन्नाथ भी ये मानते हैं कि प्रतिभा प्रमुख काव्य हेतु है। इस तरह हम विभिन्न काव्य शास्त्रियों के मत से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काव्य हेतु प्रमुख रूप से तीन प्रकार के हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब हम बात करते हैं काव्य हेतुओं का स्वरूप। काव्य हेतुओं के स्वरूप में सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिभा को। प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण काव्य हेतुओं में से है, और इस प्रतिभा के बिना काव्य सृजन संभव नहीं है। काव्य हेतु में प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को काव्य रचना के योग्य बनाती है, कार्य रचना करने में समर्थ बनाती है। राजशेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सा शक्ति केवल काव्य हेतु, अर्थात वह शक्ति जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना के योग्य बनाती है, वही प्रतिभा है। इसी तरीके से आचार्य भट्टिटी के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः, ये भट्टिटी ने स्वीकार किया है। आचार्य वामन ये मानते हैं कि प्रतिभा जन्म से प्राप्त ही संस्कार है, जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। आचार्य अभिनव गुप्त ने भी प्रतिभा की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया है,
प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। कवि इसी के बल पर काव्य सृजना में समर्थ होता है। अब काव्य की जो मूल हेतु है वह प्रतिभा है, और प्रतिभा के संबंध में आचार्य मम्मट ने ही कहा, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः, अर्थात शक्ति यानी प्रतिभा कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है, जिसके बिना काव्य सृजन नहीं हो सकता। विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप हमारे सामने रखा है, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। यह ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई शक्ति है। प्रतिभा नव उन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अपूर्व अलंकारों और उक्ति वैचित्र्य आदि का विधान काव्य में करता है। प्रतिभा दो प्रकार की होती है, एक कार्यत्री प्रतिभा और एक भावयत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है, और भावयत्री प्रतिभा वह प्रतिभा होती है जिसके द्वारा कोई पाठक कविता को समझता है। इस तरीके से प्रतिभा को काव्य हेतुओं में प्रधान हेतु माना गया है। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वह है, दूसरा जो काव्य हेतु है वह है हमारा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को ही व्युत्पत्ति कहा गया है। ये ज्ञान उपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अवेक्षण से होती है। विद्वानों की ये मान्यता है कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है और उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है। व्युत्पत्ति में एक शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान की उपलब्धि और लोक व्यवहार से ज्ञान की प्राप्ति प्रमुख है। रुद्रट ने भी ये बताया है कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में व्युत्पत्ति को एक नए नाम से संबोधित किया है और वह है निपुणता। इस तरीके से व्युत्पत्ति काव्य हेतुओं में दूसरा काव्य हेतु है। व्युत्पत्ति दो प्रकार की मानी जाती है, एक शास्त्रीय और दूसरी लौकिक। शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन से तथा लौकिक व्युत्पत्ति लोक व्यवहार के निरीक्षण से पैदा होती है। प्रथम प्रकार की व्युत्पत्ति से जहाँ काव्य में सौंदर्य एवं व्यवस्था का समावेश होता है, वहीं लौकिक व्युत्पत्ति से विषय की सम्यक प्रस्तुति संभव होती है। कवि की अभिव्यक्ति दोष रहित, मार्मिक एवं प्रभावकारी तभी होती है जब वह लोक एवं शास्त्र की व्युत्पत्ति से युक्त हो। तीसरा जो काव्य हेतु है वह है अभ्यास। अभ्यास काव्य निर्माण हेतु तीसरा काव्य हेतु है। भामा ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि इसमें प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में केवल अभ्यास से ही कोई काव्य रचना करने में कुशल हो सकता है। ऐसे दंडी हमारे जो काव्य शास्त्री हुए हैं उनकी मान्यता है। दंडी ये मानते हैं कि यदि व्यक्ति में
प्रतिभा और व्युत्पत्ति नहीं हो तो वह अभ्यास के माध्यम से काव्य रचना करने में कुशल हो सकता है, लेकिन वह उसकी रचना इतनी श्रेष्ठ रचना नहीं हो पाएगी। आचार्य वामन ने भी अभ्यास को महत्व देते हुए लिखा है, अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहिति, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अभ्यास काव्य की रचना में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में भी व्यक्ति काव्य की सर्जना कर सकता है। अभ्यास के महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। प्रारंभ में प्रतिभा संपन्न कवि भी अच्छी कविता नहीं लिख पाते, लेकिन निरंतर अभ्यास के बल पर उनकी कविता निखरती रहती है। जो कवि कीर्ति चाहते हैं उन्हें आलस्य को त्याग कर सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और निरंतर कवि कर्म का अभ्यास करते रहना चाहिए। हमारे इस संबंध में कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे पड़त निशान। कहने का आशय यह है कि बार बार अभ्यास करने से रचना है और कवि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचना करने में संभव हो जाता है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने भी काव्य हेतुओं पर विचार तो किया है, पर वे कोई नवीन उद्भावना नहीं कर सकते। भिखारी दास कविता करने की शक्ति जन्मजात मानते हैं और कहते हैं, शक्ति कवित बनाई बे कि जिन जन्म नक्षत्र में दीन विधाता। इस तरीके से हमारे 3 प्रकार के काव्य हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये प्रमुख काव्य हेतु है।